साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम भारतीय इतिहास के जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें पिट्स के इंडिया एक्ट के बारे में समझेंगे। पिट्स द यंगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कंपनी पर नियंत्रण के लिए जो एक्ट प्रस्तुत किया उसे पिट्स का इंडिया एक्ट कहा गया। यह क्यों लाया गया, किनके लिए लाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका एक विश्लेषण करेंगे और फिर अंत में ये भी समझेंगे कि इस एक्ट से आपसे परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ये कब आया था। तो ये 1784 में आया था। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था वह सिर्फ और सिर्फ वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित था, यानी कि उस समय जो वायसराय थे वारेन हेस्टिंग्स थे, उसके प्रारंभ से लेकर अंत तक। लेकिन ये जो एक्ट लाया गया इसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई थी। पहला कि इसके बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो चाहते थे कि जो भारतीय गवर्नर जनरल हो या बंगाल का जो गवर्नर जनरल हो उसको कुछ ज़्यादा पावर हो, और ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि भारत में हम एक ऐसे व्यक्ति को गवर्नर बना करके भेजें जो वहाँ ब्रिटिश राज को अब थोड़ा और ज़्यादा से मजबूती प्रदान करे। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स ने बहुत मजबूती प्रदान की थी, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसे और व्यक्ति की ज़रूरत थी जो इन सब चीज़ों को और अधिकता से आगे बढ़ा सके, और उन्होंने चुना लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे खुद एक सामंती परिवार से थे, उच्च कुल से के व्यक्ति थे, और फलतः उन्होंने एक ऐसे घोषित उच्च कुल वाले लोगों को पैदा किया जो अंग्रेजी राज के समर्थक थे, जिन्हें आप आधुनिक समय में हम लोग जमींदार वर्ग वगैरह समझते हैं। ये लोग वही थे, उन्हीं के द्वारा पैदा किए गए थे। हालांकि इसमें और लोग सहयोग थे, लेकिन उनकी सोच ऐसी ही थी। इसके अलावा एक और मामला था। मामला ये हुआ था कि वारेन हेस्टिंग्स से जो उनके क्रियाकलाप थे उनसे अंग्रेजी सरकार नारुष्ट थी। अंग्रेजी सरकार चाहती थी उनको वापस बुलाना, लेकिन कंपनी के जो संचालक मंडल था उसने मना कर दिया। बात समझ रहे हैं? सरकार ने बोला कि भाई तुम अपने अधिकारी को वापस बुलाओ, और कंपनी ने बोला कि नहीं, हम नहीं बुलाएंगे, हम उसी से काम कराएंगे। इससे क्या हुआ कि कंपनी पे सरकारी नियंत्रण का पर्दाफाश हुआ, कि अर्थात कंपनी पे सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। तीसरा एक जो सबसे बड़ा कारण और था वो था लूट में हिस्सेदारी। भारत में जो लूट हो रही थी, अब उसमें कंपनी के गुमास्ते तो कमा ही रहे थे, अब वो सरकारी बाबू भी आना चाहते थे जो इंग्लैंड में बैठकर सत्ता चला रहे थे। उन्हें भी लग रहा था कि भाई अब उनके हाथ में भी खुजली हो रही थी कि भाई अब कुछ हमें भी माल मिलना चाहिए। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब जो अंग्रेजी राज में जो सरकारी संस्थाएं थी या सरकार थी वो, और जो कंपनी थी वो, दोनों में एक और मामला अंतर था कि अंग्रेज ये चाहते थे कि हमारा जो साम्राज्य विस्तार हो, अर्थात सरकार ये चाहती थी जो हमारा साम्राज्य विस्तार हो वो ना हो, सिर्फ हम व्यवसाय करें और हम एक जो साम्राज्य है उसको एक अलग नज़रिए से रखें। लेकिन कंपनी चाहती थी कि नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग उसके अंदर में हो और हम फिर वहाँ पे अपना कर वसूलें और अपने माल को लाएं ले जाएं, हम पर कोई नियंत्रण न हो। तो कंपनी की इस स्वच्छंदता को, अर्थात जहां मन हो युद्ध लड़ने, जैसे मन हो इसे माल को लाने, जैसे मन हो इसे माल को बेचने के लिए प्रतिबंधित करने के लिए संसद ने एक बिल लाया। हालांकि इससे पहले भी एक बिल आया था जिसमें वो बिल पास नहीं हो पाया था। उसी बिल को ठोक पीट के जो पिट्स थे इन्होंने लाया, प्रस्तुत किया, और फिर बिल पास हुआ और इसे पिट्स का इंडिया एक्ट कहा गया। याद रखिएगा, इसकी पृष्ठभूमि में अंग्रेजी लूट, कंपनी के शासन पर नियंत्रण और कॉर्नवालिस को लाने के लिए, और भारत पर कंपनी के ही अधीन संसदीय नियंत्रण बढ़ाने के लिए किया गया ये दूसरा प्रयास था। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए, इसमें कुछ प्रावधान ऐसे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और वो आपसे परीक्षाओं में पूछ सकता है या पूछा जाता है। दूसरा ये है कि जब भी आप अंग्रेजी राज को पढ़ेंगे, याद रखिए, जब भी आप अंग्रेजी भारत को पढ़ेंगे, अंग्रेजी राज को पढ़ेंगे, तो इतना ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों की सारी नीतियाँ, मैंने पिछले भी बताया था कि सारी नीतियाँ वो उनके
आर्थिक हितों के ध्यान में रखकर नहीं लिए जाते थे। सामरिक वो अलग खेल खेलते थे, वो बाद में कभी बताऊंगा, लेकिन जब भी ध्यान रखते थे तो आर्थिक हितों का बहुत बड़ा ध्यान रखते थे। जहाँ पर भी उन्हें लगता था कि यहाँ पे आर्थिक नुकसान हो सकती है, वो उन सब चीज़ों में नाक नहीं घुसाते थे। तो देखिए, इसके कुछ प्रावधानों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला, उन्होंने क्या किया कि 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड गठित किया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। देखिए, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था पूर्णतः राजनीतिक कंट्रोल था। यहाँ से कंपनी के अंदर दोहरा शासन लाया गया। बंगाल वाला दोहरा शासन नहीं, अंग्रेजी भारत में कंपनी पर से दोहरा शासन लाया गया। दोहरा शासन क्या था? पहला था राजनीतिक मामलों के लिए और दूसरा था व्यवसायिक मामलों के लिए। तो व्यवसायिक मामलों को अछूता छोड़ दिया गया, व्यवसायिक मामलों को अछूता छोड़ दिया गया। उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था, उसके लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसी को रखा गया जो पहले से थे, उसमें 24 लोग थे। और राजनीतिक मामलों के लिए एक क्या रखा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा गया। क्या रखा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल रखा गया। और इसमें क्या क्या थे? इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा वित्त मंत्री के अलावा 4 अन्य सदस्य होते थे। याद रखिए, एक वित्त मंत्री थे, हमने पहले ही बोला कि वो अपने आर्थिक हितों को सबसे पहले रखते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और साथ ही 4 अन्य लोग होते थे, यानी कि टोटल 6 लोग होते थे। और ये जो 4 अन्य लोग होते थे वो ताज के द्वारा नियुक्त होते थे, अर्थात ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब देखिए, इसका अगला प्रावधान था कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में अब 3 ही सदस्य रह सकते थे। पहले हमने देखा था 4 होते थे, अब 3 किया गया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं चाहता था कि एक ऐसा गवर्नर जनरल जाए जिस पर 3-4 आदमी का परिषद थोपा जाए। और साथ ही गवर्नर जनरल को एक और पावर दिया कि वो वीटो करके अपने कानून को पास करवा सकता था। देखिए, समस्या कहाँ होती है? समस्या इस तरह की चीज़ों में यहाँ पर होती है जहाँ पे शासन लेने के लिए बहुत बड़े लोगों की एक मंडली बिठा दी जाती है। जब राज्य चलाना हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब साम्राज्य चलाना हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। साम्राज्य में क्या होता है? साम्राज्य तो छल कपट परपंच लूट खसोट का मामला होता है। अब वहाँ लूट खसोट करने के लिए भी 20 आदमी बैठाएगा तो चलेगा नहीं, देरी हो जाएगा, तब तक दूसरा कोई लूट लेगा। तो अंग्रेजों ने इस चीज़ को समेटने के लिए वहाँ 3 ही लोग रखे। याद रखिए, वो कहते हैं कि हमने प्रशासन को सुधारने के लिए कुछ नहीं किए, नियमों बनाने में, तत्कालीन समय में, मैंने आपातकाल में नियम बनाने में जो समस्या क्रिएट हुई उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 3 ही लोग रख दिए। ठीक है। आपका अगला है कि प्रथम बार कंपनी के भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य कहा गया, अर्थात अंग्रेजी आधिपत्य भारत कहा गया प्रथम बार। परीक्षाओं में यही आपसे पूछेगा कि प्रथम बार अंग्रेजी भारत कब कहा गया, तो आपको ध्यान रखना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 में हुई। ये राजनीतिक मामलों के लिए थी। और कंपनी के अधीन दोहरे शासन का प्रारंभ कब हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और उस दोहरे शासन में मैंने बताया आपको कि एक नियंत्रण बोर्ड था और एक राजनीतिक मामलों के लिए था। अब देखिए इनका और देखिए, अगला कहा गया कि भारत में राज्य विस्तार अंग्रेजी राष्ट्र के मान तथा के इच्छा के विरुद्ध है। अर्थात इस एक्ट में ये उद्घोषणा किया गया कि कंपनी जो राज्य विस्तार कर रही है भारत में, वो अंग्रेजी राज मतलब ब्रिटिशर्स के मान, इच्छा और मर्यादा के विरुद्ध है। देखिए कितने अच्छे शब्दों से इस एक्ट को सजाया गया। वस्तु स्थिति क्या थी? वस्तु स्थिति थी कि कंपनी के घोड़े चारों ओर बेलगाम दौड़ रहे थे, नाना प्रकार से कपट प्रपंच करके वो भारतीय राज्य को हड़प रहे थे। और कंपनी के जो गवर्नर आ रहे थे वो हाथ में अंग्रेजी बंदूक और साथ में टैंक्स ला रहे थे कि ताकि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भारतीय भूभाग को आधिपत्य कर सके। अर्थात इनके इस बनाए गए नियम और वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर था। अगला था कि इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का आरंभ हुआ। एक इंग्लैंड की सरकार का विभाग बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों के लिए था, और दूसरा व्यवसायिक मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले से भी था, इसमें 24 लोग थे। उनके वो जो कंपनी के जो लोग थे वो चुनते थे और ये लोग व्यवसायिक मामले ही देखते थे। तो इसमें ये 4-5 प्रावधान थे जो मुख्य थे, आपको परीक्षाओं में पूछ सकता है। अब इसके प्रभावों को देखते हैं। देखिए ये एक बहुत ही
सूक्ष्म प्रभाव था कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण का। मैंने पहले ही बताया कि जब सरकार ने ये चाहा, मतलब ब्रिटिश सरकार ने ये चाहा कि हम वारेन हेस्टिंग्स को बाहर बुलाएं, तो कंपनी ने बुलाने से मना कर दिया। अर्थात उनके यहाँ ये राजनीतिक मामला आ गया कि भाई कैसी कंपनी है जो सरकार की ही, संसद की ही बात को मानने को तैयार नहीं है। फलतः उन्होंने उस पर नियंत्रण लादा इस एक्ट के द्वारा। लेकिन अब आपके मन में सवाल उत्पन्न हो सकता है कि आखिर वो क्यों लाते, एक इतनी बड़ी कंपनी को क्यों अधीन ला रहे थे। तो इसके पीछे कारण था। कारण यह था कि कंपनी जो थी पूरे भारत में साम्राज्य विस्तार कर रही थी, लेकिन उसका व्यवसायिक ग्राफ नीचे गिरता चला जा रहा था। भारत में होने वाले विभिन्न अकाल और युद्धों में उसके बहुत से पैसे खर्च हो जा रहे थे। दूसरा, जो कंपनी के जो अपने अकाउंट्स थे, मतलब कंपनी का जो अपना बही खाता था, वो पूर्णतः सही नहीं था। जो वहाँ जा रहा था लूट में ही लगा हुआ था। अर्थात उसके बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर छोटे से छोटे गुमास्ते तक सब के सब लूट में लगे थे। अब ये लोग जो थे इंग्लैंड में नवधनाढ़ बन रहे थे। अब एक ऐसी कंपनी बन चुकी थी कि जिसमें काम करने वाले कर्मचारी तो धनाढ़ हो रहे थे, लेकिन कंपनी की हालत दिवालिया होती जा रही थी। फलतः उसको सुचारू करने के नाम पर, सुचारू करने के उद्देश्य के लिए ब्रिटिशर्स जो थे उस पर नियम लाते गए और धीरे धीरे अंतोगत्वा कंपनी के सारे मामले खत्म कर दिए गए। हालांकि वो बाद में हुए, यहाँ तक उस पर एक बहुत बड़ा नियंत्रण हुआ, संसदीय नियंत्रण। अब जो है उनके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल रख दिया गया। याद रखिए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था सारे राजनीतिक मामले यही लेते थे, और जो इनका व्यवसायिक मामला जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो पूरी तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन में थे। और व्यवसायिक मामलों के अलावा वो ऐसे कोई भी मामले नहीं ले सकते थे। व्यवसायिक मामलों के अलावा कोई भी मामला, राजनीतिक मामला नहीं ले सकते थे। और साथ ही कंपनी के सारे बही खाते अब अंग्रेजी सरकार को दिखलाने पड़ते थे। आपने कैसा पैसा कहाँ से बनाया, कैसे खर्च किया, किनको दिया, सारे चीज़ दिखलाने पड़ते थे। लेकिन ये भी एक धुंधली तस्वीर थी, पूर्ण साफ तस्वीर नहीं थी, और अंग्रेज़ों के द्वारा जानबूझ के रखी गई धुंधली तस्वीर थी। हालांकि कारण ये दिया जाता है कि नहीं हम उस दौर में, इस समय में इतने जहाँ संसाधन कम हो कैसे कर सकते थे। नहीं, वास्तविक स्थिति ये थी कि उस लूट को जो हो रही थी उसको बंद नहीं करना चाहते थे, सिर्फ उसको खोल देना चाहते थे, बाकी सब लूटे। सिर्फ कंपनी नहीं, सरकार भी आए, वो भी लूटे। और इस तरह से उन्होंने लूट का जो अड्डा बनाया भारत में, बहुत आगे तक चलता रहा। आगे देखेंगे हम लोग कैसे उन्होंने किया। लेकिन वर्तमान में इतना ही, और आपसे इतना ही जो वन डे जो होता है उसमें इसी पूछ सकता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जब मेंस देने आप जाते हैं, मेंस में जब बैठते हैं, तो कुछ चीज़ें साफ होनी चाहिए। जब आप किताब पढ़ते हैं, बड़े अच्छे राइटर्स की किताब पढ़ते हैं या कहीं पे आप नोट्स पढ़ते हैं, तो इतना याद रखिएगा कि जो अंग्रेजी भारत थे, अंग्रेज़ों के अधीन जो सिस्टम हमारे यहाँ लाई गई थी, वो सिस्टम उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक हितों को ध्यान में रख के लाई गई थी। वो भारत के किसी भी हित को तवज्जो नहीं देते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने साम्राज्यवादी लिप्सा, पूंजीवादी सामर्थ्यता और साथ ही साथ असीम राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए करते थे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।